एक ऐसे साम्राज्य के बारे में सोचते हैं जिसने 300 से भी ज्यादा सालों तक भारतीय उपमहाद्वीप पर राज किया और इतिहास पर अपनी एक ऐसी छाप छोड़ी जो आज भी नजर आती है। जी हाँ, आज हम मुगल साम्राज्य की शानदार कहानी की परतों को खोलेंगे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। अपनी शिखर पर यह साम्राज्य कुछ ऐसा दिखता था, एक विशाल शक्तिशाली हुकूमत। और हमारी कहानी इसी के बनने, चमकने और आखिर में बिखर जाने की है। तो ये सब शुरू कैसे हुआ? कहानी शुरू होती है एक बहुत ही महत्वाकांक्षी संस्थापक से, जिसने अपनी हार को एक ऐसी जीत में बदल दिया जो इतिहास बन गई। ये है बाबर। इनकी रगों में तैमूर और चंगेज खान जैसे दो महान योद्धाओं का खून दौड़ रहा था। सोचिए, अपनी मातृभूमि हारने के बाद उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, बल्कि भारत की समृद्धि की तरफ अपना रुख किया। और ये एक ऐसा कदम था जिसने इतिहास की दिशा ही मोड़ दी। देखिए, बाबर सिर्फ एक बहादुर योद्धा नहीं थे, बल्कि एक बहुत ही तेज दिमाग वाले रणनीतिकार भी थे। 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में उनकी जीत का राज सिर्फ बारूद या तोपें नहीं थी, बल्कि उनकी ये खास तुलुगमा रणनीति थी। जरा सोचिए, सेना की 2 टुकड़ियां दुश्मन के किनारों से घूमकर पीछे से हमला कर दें, और ठीक उसी वक्त सामने से तोपें आग उगल रही हों। दुश्मन तो पूरी तरह से चकरा ही जाएगा। बस इसी सैन्य प्रतिभा ने मुगल साम्राज्य की पहली ईंट रखी थी। अब कहानी उस दौर में पहुंचती है जब मुगल साम्राज्य सिर्फ लड़ाइयों और जीत तक ही सीमित नहीं रहा। ये वो समय था जब ये कला, संस्कृति और एक शानदार प्रशासन का सुनहरा केंद्र बन गया। और इस सुनहरे दौर के 3 सबसे बड़े स्तंभ थे ये बादशाह: अकबर, जहांगीर और शाहजहां। हर एक ने अपनी एक अलग और अनूठी विरासत छोड़ी। अकबर का दौर सिर्फ साम्राज्य के विस्तार का नहीं था, बल्कि उसे व्यवस्थित करने का भी था। उन्होंने मनसबदारी सिस्टम शुरू किया, जो एक तरह का मिलिट्री और सिविल रैंकिंग सिस्टम था। इससे साम्राज्य का प्रशासन बहुत मजबूत हो गया। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान बनी सुलह एक कुल की नीति, यानी सबके लिए शांति। और इसी सोच के तहत उन्होंने गैर मुसलमानों पर लगने वाला जजिया टैक्स खत्म कर दिया। उस जमाने में ये एक बहुत ही क्रांतिकारी कदम था। जहांगीर कला के बड़े शौकीन थे और उनके ही दौर में मिनिएचर पेंटिंग अपने चरम पर पहुंची। कहते हैं कि शासन के कई फैसलों में उनकी पत्नी नूरजहां का भी बहुत बड़ा हाथ था। लेकिन उनके दौर का एक फैसला, जो शायद तब बहुत मामूली लगा होगा, आगे चलकर सब कुछ बदलने वाला था। 1617 में उन्होंने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार करने की इजाजत दे दी। और बस यहीं से भारत की भविष्य की एक नई कहानी लिखी जाने लगी। और फिर आता है शाहजहां का दौर, जिसे मुगल आर्किटेक्चर का गोल्डन एज कहा जाता है। उनकी ही देखरेख में ताजमहल और लाल किले जैसी वो शानदार इमारतें बनी जो आज भी पूरी दुनिया को हैरान कर देती हैं। अब हम बात करेंगे औरंगजेब के शासनकाल की, जो अपने आप में एक विरोधाभास है। ये वो वक्त था जब साम्राज्य भौगोलिक रूप से अपने सबसे बड़े आकार पर पहुंचा। लेकिन मजे की बात यह है कि यहीं इसके पतन के बीज भी बोए गए। औरंगजेब के राज में मुगल साम्राज्य का नक्शा देखिए। ये अपने सबसे विशाल आकार तक पहुंच गया था। खासकर दक्कन में दशकों तक चले उनके सैन्य अभियानों ने लगभग पूरे उपमहाद्वीप को मुगल झंडे के नीचे ला दिया था। लेकिन विडंबना देखिए, साम्राज्य जितना ज्यादा फैलता गया, उसकी नींव अंदर से उतनी ही खोखली होती चली गई। और ये खोखलापन आया नीतियों में बदलाव से। यहीं पर औरंगजेब की नीतियां अकबर से बिल्कुल अलग हो जाती हैं। जहां अकबर ने जजिया टैक्स खत्म करके एक साथ मिलकर चलने का रास्ता बनाया था, वहीं औरंगजेब ने 1679 में उसे फिर से लागू कर दिया। इस एक फैसले ने साम्राज्य की एक बहुत बड़ी गैर मुस्लिम आबादी को नाराज कर दिया, और फिर मराठों से लेकर सिखों तक हर तरफ विद्रोह की आग भड़कने लगी। औरंगजेब की मौत के बाद जो साम्राज्य कभी इतना ताकतवर था, वो अंदरूनी और बाहरी दबावों के चलते धीरे धीरे बिखरने लगा। सिंहासन में दरारें साफ दिखने लगी थी। तो साम्राज्य आखिर गिरा कैसे? कोई एक वजह नहीं थी, बल्कि कई मुश्किलें एक साथ आ गईं। औरंगजेब के बाद कोई भी बादशाह उतना काबिल नहीं था, तो तख्त के लिए लड़ाइयां आम हो गईं। मराठा और सिख जैसी क्षेत्रीय ताकतें ताकतवर होने लगीं। दशकों की लड़ाइयों ने शाही खजाना लगभग खाली कर दिया था। और इन सब के बीच वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी चुपचाप अपनी जड़ें मजबूत करती जा रही थी। और फिर वो चोट लगी जिसने साम्राज्य की रूह को ही जख्मी कर दिया। 1739 में ईरान के शासक नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया। उसने शहर को बेरहमी से लूटा
और अपने साथ मशहूर मयूर सिंहासन और कोहिनूर हीरा भी ले गया। इस हमले ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि मुगल सत्ता अब अंदर से कितनी खोखली हो चुकी है। लेकिन साम्राज्य के पतन के बावजूद मुगल दौर का असर आज भी सदियों बाद हमारे चारों तरफ गूंजता है। मुगल शासन का आखिरी अध्याय 1857 में खत्म हुआ, जब अंग्रेजों ने अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर को गद्दी से हटा दिया और भारत में ब्रिटिश राज की औपचारिक शुरुआत हो गई। साम्राज्य तो खत्म हो गया, लेकिन उसकी विरासत, वो आज भी हमारी कला में, हमारी संस्कृति में, हमारे खाने में और हमारी राजनीति में जिंदा है। और यही हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इस विशाल साम्राज्य की सबसे स्थायी विरासत आखिर है क्या।